नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने नई कविता पर बात की थी और आज का सत्र जाहिर सी बात है कि हम नई कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज के सत्र में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, नई कविता का जन्म कब से माना गया है। कुछ एक प्रश्न दोस्तों इसलिए इसमें बनाए गए हैं ताकि जो बिंदु महत्वपूर्ण है नई कविता से संबंधित उन पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके, क्योंकि एक तो हम कंटेंट पढ़ते हैं, दूसरा जब हम प्रश्नों में उसी चीज को दोहराते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा बिंदु हमें स्मरण रखना है और भूलना नहीं है। तो ये प्रश्न, पहला प्रश्न कुछ उसी प्रकार का प्रश्न है, नई कविता का जन्म कब से माना गया है। ऑप्शंस हैं 1955, 1951, 1960 या 1965। तो हमने चर्चा की थी बी 1951 सही उत्तर है। 1951 से यानी दूसरा सप्तक के प्रकाशन से नई कविता के जन्म का वर्ष माना गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अज्ञेय ने कितने सप्तक प्रकाशित किए? 7, 3, 5 या 4? हम चर्चा कर चुके हैं सप्तकों के विषय में, एक बार फिर दोहरा दूं। पहले सप्तक का नाम तार सप्तक है, बाकी तीनों सप्तक दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक के नाम से प्रकाशित हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, क्योंकि 4 सप्तक प्रकाशित हुए हैं, पहला तार सप्तक, फिर दूसरा सप्तक, फिर तीसरा सप्तक, फिर चौथा सप्तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, दूसरा व तीसरा सप्तक क्रमशः प्रकाशित हुए वर्ष यानी कब प्रकाशित हुए? ऑप्शंस हैं ए 1951, 1959, बी 1955, 1963, सी 1950, 1960 और डी 1949, 1959। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जैसा कि हम जानते हैं नई कविता के जन्म का वर्ष 1951 है और दूसरा सप्तक के प्रकाशन के साथ ही हुआ था। तो 1951 वैसे भी यहाँ एक ही ऑप्शन में 1951 है, तो यूं भी अनुमान लगाया जा सकता है। और दूसरे सप्तक का प्रकाशन, तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959 और चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1989। इस बात को भी आप ध्यान में रख लेंगे, यानी 59, 89 और 51, ये 3 बातें आपको भूलनी नहीं है। तार सप्तक आपको अब तक कंठस्थ हो चुका होगा 1943। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति थी जीवन के प्रति आस्था, कथ्य की व्यापकता और सृष्टि की उन्मुक्तता, क्षणबोध या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों विशेषताएं नई कविता में मिलती हैं, कंठस्थ कर लेंगे आप। जीवन के प्रति आस्था नई कविता में है, कथ्य व्यापक, कविता को बहुत ही व्यापक पृष्ठभूमि पर प्रस्तुत किया गया नई कविता के द्वारा, और सृष्टि की उन्मुक्तता भी यहां देखने, यानी सृजन की उन्मुक्तता भी यहां देखने को मिलती है, क्षण बोध तो यहां है ही। तो ये तीनों विशेषताएं नई कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, अज्ञेय ने किन 2 पत्रिकाओं का संपादन कर पत्रिका के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? ए तार सप्तक दूसरा सप्तक, बी प्रतीक और दिनमान, सी धर्मयुग साप्ताहिक हिंदुस्तान और डी सारिका और हंस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी प्रतीक और दिनमान। तार सप्तक और दूसरा सप्तक कविता संग्रह है, का पत्रिका नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, धर्मयुग के संपादन से जुड़े थे डॉक्टर धर्मवीर भारती और साप्ताहिक संपादन से जुड़े थे कोई मुकुट बिहारी वर्मा, जो कि साहित्यकार उतने अधिक लोकप्रिय नहीं थे। सारिका से कमलेश्वर का संबंध है और हंस से तो आप सभी जानते हैं कि प्रेमचंद जुड़े हुए थे। तो प्रतीक और दिनमान ये 2 पत्रिकाएं ऐसी हैं जिनसे संबंध था अज्ञेय का। आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांप अज्ञेय की एक कैसी कविता है? प्रश्न पूछा गया है। ए भावात्मक कविता है, बी व्यंग्य कविता है, सी आदर्शवादी कविता है या फिर डी यथार्थवादी कविता है। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सांप अज्ञेय की एक व्यंग्य कविता है और सांप एक बहुत छोटी सी कविता है और बहुत ही प्रसिद्ध है, इस पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए कविता कुछ इस तरीके से है, थोड़ी बहुत मुझे याद है तो आपको सुनाती हूं जिससे कि आप इसके मर्म को समझ सकें।
कवि लिखते हैं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में रहना तुम्हें नहीं आया, फिर कहां से सीखा, नहीं एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कहां से सीखा डसना, विष कहां से पाया। नगरीय जीवन की जो कुटिलता है उस पर व्यंग्य किया है सांप के माध्यम से कवि ने। तो ये एक व्यंग्य कविता है, नगरीय जीवन पर व्यंग्य है। ये भी पूछा जा सकता है कि सांप कविता के माध्यम से किस पर व्यंग्य किया जा सकता है, किया गया है कवि के द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है नगरीय जीवन पर व्यंग्य है इसमें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, नई कविता नामक पत्रिका के संपादन का श्रेय जाता है, ए डॉक्टर जगदीश गुप्त और लक्ष्मीकांत वर्मा, बी अज्ञेय और मुक्तिबोध, सी अज्ञेय और प्रभाकर माचवे, डी गिरजा कुमार माथुर और शमशेर बहादुर सिंह। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर जगदीश गुप्त और लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता नामक पत्रिका का 1954 में संपादन शुरू किया था। ये हम सब पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो आंसर होगा ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था। विकल्प है हंस का, कल्पना का, कथांतर का या उत्कर्ष का। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भवानी प्रसाद मिश्र ने जिस पत्रिका का संपादन किया था दोस्तों उसका नाम था कल्पना। तो आंसर होगा इस प्रश्न का बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कहानी और नया साहित्य के संपादक मंडल में रहे। ये कहानी और नया साहित्य के संपादक मंडल के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। विकल्प है भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, शमशेर बहादुर सिंह और रामविलास शर्मा। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शमशेर बहादुर सिंह ही वो साहित्यकार हैं दोस्तों जो कहानी और नया साहित्य के संपादक मंडल में रहे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश आदि प्रसिद्ध कविताओं के रचनाकार हैं। विकल्प शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, मदन वात्स्यायन या भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित कविताएं हैं सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश और ये सब कविताएं इनके द्वारा लिखी गई हैं। सतपुड़ा के जंगल तो बचपन से ही पाठ्यक्रम में प्रस्तावित रहती है, तो बहुत ही प्रसिद्ध कविता है कवि की ये। आंसर होगा इस प्रश्न का बी। अगला प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह कौन से सप्तक के घटक कवि रहे। तार सप्तक, तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक या चौथा सप्तक। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शमशेर बहादुर सिंह दूसरा सप्तक के जाने माने साहित्यकार रहे हैं। आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, पंक्तियां किस कवि की हैं तथा उसके व्यक्तित्व और कृतित्व को पूर्णतः व्याख्यायित करती हैं। ऑप्शंस हैं भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी या नेमीचंद जैन। तो दोस्तों ये पंक्तियां हैं ए भवानी प्रसाद मिश्र की और उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह से व्याख्यायित करती है। भवानी प्रसाद मिश्र नई कविता के उल्लेखनीय कवियों में से माने जाते हैं। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, उस पुष्प से गंध से बचो जो अपने पराग में तक्षक लिए फिरता है। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि द्वारा सृजित हैं। अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, लक्ष्मीकांत वर्मा या कुंवर नारायण। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लक्ष्मीकांत वर्मा की पंक्तियां हैं ये। देखिए, उस पुष्प से उस गंध से बचो माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि ऐसे फूलों से, ऐसी गंध से बचो जिसमें अंदर तक्षक एक बहुत विषैला जहरीला सांप होता है दोस्तों, जिसका विष बहुत ज्यादा घातक होता है। यानी ऐसे लोग जो देखने में बहुत मीठे और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं लेकिन जिनके हृदय में विष यानी कुटिलता भरी रहती है, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। कवि इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं। तो आंसर इसका होगा सी। अगला प्रश्न, चौथा सप्तक प्रकाशित हुआ सन 1989 में, 1981 में, 1978 में या 1977 में। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1989 में चौथा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न,
निम्नांकित में से कौन सा कवि चौथा सप्तक में नहीं है? श्री राम वर्मा, सुमन राजे, स्वदेश भारती और दूधनाथ सिंह। तो ये तीनों कवि चौथा सप्तक के हैं। दूधनाथ सिंह किसी सप्तक के कवि नहीं है। तो आंसर हमारा सही होगा डी। अगला प्रश्न, प्रत्येक कविता शब्द के अर्थ विस्तार का प्रयत्न है, कथन चौथा सप्तक के किस कवि का है? ए नंदकिशोर आचार्य, बी स्वदेश भारती, सी अवधेश कुमार या डी राजेंद्र किशोर। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये विचार नंदकिशोर आचार्य जो चौथा सप्तक के उल्लेखनीय कवि हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, चौथा सप्तक की भूमिका में संकलित कवियों के संदर्भ से अज्ञेय जी का दावा रहा है कि जिस तरह से दोस्तों तार सप्तक की भूमिका में कवि ने, अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था, उसी तरह से चौथा सप्तक की भूमिका के विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन चौथा सप्तक के कवियों के विषय में अज्ञेय के द्वारा कहा गया है और उन्होंने क्या दावा किया है इन कवियों के विषय में। तो विकल्प है, सभी संकलित कवि विचार और भाव का समन्वित रूप प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, सभी कवि शैल्पिक नवीनता के प्रति सजग और समर्पित हैं। तीसरा, संकलित कवि इस अवधि की अच्छी कविता का प्रतिनिधित्व करते हैं कि उनकी कविताएं किसी बिंदु पर आकर ठहर नहीं गई हैं। डी, सभी संकलित कवि जड़ता, निष्क्रियता और रूढ़ियों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अज्ञेय ने दावा किया है चौथा सप्तक की भूमिका में कि इस अवधि के जितने भी कवि हैं वे बहुत अच्छी कविता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी उनका जो काव्य सृजन है वो उत्तम कोटि का है। दूसरी बात, उनकी कविताओं में ठहराव नहीं है, उनकी कविता निरंतर गतिमान है। तो ये दो बातों का दावा अज्ञेय ने किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, संशय की एक रात, प्रवाद पर्व तथा महाप्रस्थान नरेश मेहता द्वारा रचित लंबी कविताएं हैं, महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है या नाटक है? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये तीनों प्रबंध कृतियां हैं। दोस्तों एक बात आपको और मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं जिसके अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य आते हैं। तो यदि यहां प्रबंध काव्य की जगह खंड काव्य ऑप्शन भी होता तो हम खंड काव्य को चिन्हित करते, यानी लंबी कविताएं, महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक, ये चार ऑप्शंस में ये खंड काव्य को चिन्हित किया जाता। लेकिन क्योंकि यहां खंड काव्य नहीं है, प्रबंध काव्य है और खंड काव्य प्रबंध काव्य का ही एक भेद है, तो उस स्थिति में यहां प्रबंध काव्य को ही चिन्हित किया जाएगा। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, धर्मवीर भारती के अधिकांश काव्य साहित्य का स्वर है, यानी मूल चेतना उनके काव्य की क्या है? समाजवादी, प्रयोगवादी, प्रकृतिवादी या रोमांटिक भावुकता प्रवण? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि रोमानी भावनाओं के कवि हैं धर्मवीर भारती, तो उनके काव्य का मूल स्वर रोमानी है, भावुकतापूर्ण है। तो उस स्थिति में डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, समय देवता नरेश मेहता की एक महत्वपूर्ण लंबी कविता है, आख्यानक कविता है, स्मृति कविता है या प्रगतिवादी कविता है? तो समय देवता नरेश मेहता की एक लंबी कविता है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नई कविता के दौर में बहुत सारी लंबी कविताएं भी लिखी गई, जिनमें से एक लंबी कविता दोस्तों हम पहले पढ़ चुके हैं, असाध्य वीणा, जो अज्ञेय के द्वारा लिखी गई थी। इसी तरह की बहुत सारी बलदेव खटिक आदि बहुत सारी लंबी कविताएं हैं। मोची राम भी एक लंबी कविता है। उसी तरह से नरेश मेहता की लिखी हुई एक लंबी कविता है समय देवता। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, धर्मवीर भारती ने बहुत लंबे समय तक संपादन किया था, यानी किसका संपादन किया? साप्ताहिक हिंदुस्तान का, सारिका का, धर्मयुग का या सरिता का? तो दोस्तों धर्मयुग सी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक धर्मवीर भारती ने धर्मयुग नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, आत्मजयी की कथा वस्तु का आधार स्रोत है यजुर्वेद, वराह पुराण, ब्रह्म पुराण या कठोपनिषद? आत्मजयी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रबंधात्मक कृति है, यानी खंड काव्य है, जो कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। पौराणिक संदर्भ के माध्यम से
समसामयिक समस्याओं की यहाँ अभिव्यक्ति की गई है। तो इसका मूल स्रोत है, इसकी पृष्ठभूमि, इसका जो आधार ग्रंथ है वो है कठोपनिषद, क्योंकि नचिकेता का जो प्रसंग है वो इस आत्मजयी कृति का मूल आधार है। यमराज और नचिकेता के बीच में जो संवाद होते हैं उनको आधार बनाकर ये कृति लिखी गई है, और इस संवाद का जो उल्लेख है मूल रूप से कठोपनिषद में मिलता है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काव्य संग्रह के रचयिता कुंवर नारायण नहीं है? गर्म हवाएं, परिवेश हम और तुम, चक्रव्यूह, अपने सामने। तो दोस्तों परिवेश हम तुम, चक्रव्यूह और अपने सामने, ये तीनों काव्य संग्रह कुंवर नारायण के हैं, लेकिन गर्म हवाएं कुंवर नारायण के द्वारा रचित काव्य संग्रह नहीं है। इसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आज हाथ थोड़ा चल नहीं रहे हैं, ठंड से अकड़ रहे हैं, तो चलिए आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, संशय की एक रात का वर्ण्य विषय है महाभारत के युद्ध को लेकर अर्जुन के मन में उठने वाला संशय, कवि के निजी जीवन के अनेक अवसरों पर उठने वाला संशय, रावण से होने वाले युद्ध को लेकर राम के मन में उठने वाला अंतर्द्वंद्व और संशय, और उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि संशय की एक रात एक प्रबंधात्मक कृति है, यानी एक खंड काव्य है, और श्री नरेश मेहता के द्वारा रचित कृति है ये, और इसमें सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। समुद्र के तट पर पहुंच गए हैं सेना को लेकर के राम, और उनके मन में युद्ध को लेकर तरह तरह की आशंकाएं, संशय जन्म ले रहे हैं। उसी पृष्ठभूमि को आधार बनाकर कवि ने यह कृति लिखी है, संशय की एक रात। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, अंधा युग की मूल संवेदना है युद्ध की परवर्ती विकृतियों का निरूपण, व्यापक जनविनाश, सामाजिक पुनर्निर्माण की भूमिका, या उक्त में से कोई नहीं। सबसे पहली बात दोस्तों, अंधा युग एक गीति नाट्य है, यानी काव्य नाटक है। धर्मवीर भारती के द्वारा इसकी रचना की गई है। अंधा युग और कनुप्रिया दोनों ही काव्य नाटक हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और अंधा युग में महाभारत के युद्ध के बाद की जो स्थितियां हैं उनका चित्रण किया गया है, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। युद्ध के बाद की जो हैं, जो विसंगतियां समाज में युद्ध के बाद उत्पन्न होती हैं, उनको यहां चित्रित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, मैं एक मूर्ति बनाता हूं और ढहाता हूं और आप कहते हैं कि कविता की है, अपने कविकर्म के बारे में यह कथन किसका है? ऑप्शंस है मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, राजकमल चौधरी, या रघुवीर सहाय। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं, देखिए बड़ी खूबसूरत पंक्तियां, और ऐसी विचित्र पंक्तियां अक्सर रघुवीर सहाय ही लिखा करते हैं। वे लिखते हैं मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूं, यानी जब वे काव्य सृजन करते हैं तो वे, उन्हें लगता है कि वे अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं कविता में, तो कविता को वो अपनी मूर्ति, अपनी साकार प्रतिमा के रूप में देखते हैं। कौन सी प्रतिमा? उनके व्यक्तित्व की प्रतिमा नहीं, उनके बाहरी व्यक्तित्व की प्रतिमा नहीं, बल्कि उनके वैचारिक भावात्मक व्यक्तित्व की प्रतिमा। तो अब मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूं और ढाता हूं और उसको बार बार गिरा देता हूं, क्योंकि मैं अपनी उस अभिव्यक्ति से संतुष्ट नहीं हूं। और आप कहते हैं कि कविता की है, और आपको लगता है कि मैंने जो अपनी मूर्ति यानी अपनी भावनाएं अभिव्यक्त की और फिर उनको खंडित किया, तो उसके द्वारा आपके सामने अपना कोई सृजन, अपना कोई काव्य, कवि कर्म प्रस्तुत किया है। तो ये कथन है डी रघुवीर सहाय का। अगला प्रश्न है दोस्तों, केदारनाथ सिंह का प्रथम काव्य संग्रह अभी बिल्कुल अभी कब प्रकाशित हुआ? 1950, 1970, 1960 या 1980? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1960 प्रकाशन वर्ष है उनके पहले कविता संग्रह अभी बिल्कुल अभी का। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह के 1967 में प्रकाशित होने पर महत्वपूर्ण कवि के रूप में कौन प्रतिष्ठित हुए? अज्ञेय, लीलाधर जगुड़ी, रघुवीर सहाय, या मुक्तिबोध? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय का एक कविता संग्रह है जिसका प्रकाशन हुआ 1967 में, और इस कविता संग्रह के प्रकाशन के साथ ही रघुवीर सहाय नई कविता के महत्वपूर्ण कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न,
जमीन पक रही है काव्य कृति के रचयिता हैं केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, धूमिल या विजय देव नारायण शाही। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। केदारनाथ सिंह की कृति है जमीन पक रही है। आंसर है ए। अगला प्रश्न, मछली घर और साखी किसके काव्य संग्रह हैं? ए रघुवीर सहाय, बी विजय देव नारायण शाही, सी केदारनाथ सिंह या डी नागार्जुन। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विजय देव नारायण शाही के काव्य संग्रह हैं मछली घर और साखी। तो आंसर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न, नरेंद्र शर्मा की प्रबंध रचना उत्तर जय का प्रतिपाद्य है? ए युधिष्ठिर और अश्वत्थामा के माध्यम से पीड़ा भोगी की नियति का निदर्शन, बी महाभारत युद्ध के पश्चात सामने आए विघटनकारी प्रभावों की प्रस्तुति, सी युद्ध की करणीय अकरणीय स्थिति पर वैचारिक मंथन, डी महाभारत युद्ध की विजय के पश्चात उसकी सारहीनता। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस उत्तर जय नामक प्रबंध कृति में नरेंद्र शर्मा ने यह प्रतिपादित किया है कि युधिष्ठिर और अश्वत्थामा के माध्यम से कि किस प्रकार पीड़ाएं भोगने, नियति के वशीभूत होकर जब व्यक्ति पीड़ाएं भोगता है तो किस किस तरह की मन स्थिति से गुजरता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह हंसो हंसो जल्दी हंसो की कविताएं संबद्ध हैं? भारत में अंग्रेजों के शासनकाल से, नेहरू युग से, भारत में लगाए गए आपातकाल से या भारत के स्वर्ण युग से? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी तो उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा उसी समय से संबंधित हैं ये इस काव्य संग्रह की सारी कविताएं हंसो हंसो जल्दी हंसो। आंसर हुआ हमारा सी। बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे, इसकी विषय वस्तु को भी ध्यान में रख लेंगे। आंसर, आगे चलें। कुरुक्षेत्र, उन्मुक्त और आर्यावर्त नामक प्रबंध काव्यों में तीनों की एक सामान्य विशेषता है कि ये तीनों ए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचे गए हैं, बी युद्ध काव्य हैं जिनमें युद्ध की समस्या पर आधुनिक दृष्टि से विचार किया गया है, सी सफल महाकाव्य हैं और एक ही लेखक की रचनाएं हैं। तो देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचे गए हैं, ये हमको क्या बताना है? सामान्य विशेषता। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर तीनों काव्य नहीं रचे गए हैं, तो ये तो सामान्य विशेषता नहीं हुई। युद्ध काव्य हैं जिनमें युद्ध की समस्या पर आधुनिक दृष्टि से विचार किया गया है, ये बिल्कुल सही कथन है। और तीसरा है सफल महाकाव्य हैं, तो इसमें से महाकाव्य केवल यही एक है, शेष दोनों खंड काव्य हैं, यानी तीनों प्रबंधात्मक कृतियां हैं। अगर यहां होता सफल प्रबंधात्मक कृतियां हैं तो ये उत्तर हो सकता था, लेकिन क्योंकि यहां महाकाव्य लिखा है और महाकाव्य केवल एक है आर्यावर्त और बाकी सब कुरुक्षेत्र और उन्मुक्त खंड काव्य हैं, तो ऐसी स्थिति में ये भी और एक ही लेखक की रचनाएं ये नहीं है। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा, टूट मेरे मन टूट एक बार सही तरह। ये प्रसिद्ध पंक्तियां किस सर्जक की हैं? रघुवीर सहाय, चंद्रकांत देवताले, श्रीकांत वर्मा और श्याम विमल। दोस्तों, पंक्तियां ही बता रही हैं, रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं ये, जो विद्रोहात्मक स्वर जहां कहीं भी कविता में हो, अधिकांशतः नई कविता में रघुवीर सहाय की ही कृतियां होती हैं। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया? ये प्रश्न पूछा गया DSSB TGT 2021 में। रामविलास शर्मा, रांगे राघव, प्रयाग नारायण त्रिपाठी या अज्ञेय? तो जाहिर सी बात है अज्ञेय के द्वारा प्रचारित नाम है, क्योंकि सबसे पहले अज्ञेय ने ही नई कविता शब्द का प्रयोग किया था 1951 के 1950 के बाद की कविता के लिए। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, नई कविता के विषय में असत्य कथन है। प्रश्न पूछा गया UP PGT 2021 में। पहला, इससे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है, इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है,
नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। तो दोस्तों देखिए, नए भावबोध नई कविता की पहचान है। नया भावबोध, नया शिल्प आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किसी भी काव्य धारा की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्नों पर होता है। तो नया भावबोध और नई कविता में भी नया शब्द है, तो उस बात को ध्यान में रखेंगे। तो नया भावबोध है और नया शिल्प भी है, तो ये तो उसकी विशेषता है, तो इसलिए ये कथन बिल्कुल सत्य है। इसमें जीवन के प्रति आस्था, जीवन के प्रति आस्था एक प्रश्न में और भी हम कर चुके हैं। नई कविता में जीवन के प्रति आस्था का स्वर है, और ये हमने विशेषताओं में भी पढ़ा था। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, ये कथन गलत है, क्योंकि मध्यवर्गीय समाज का चित्र तो है लेकिन ह्रासोन्मुख समाज का चित्र नहीं है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ हमारा डी। आगे चलें। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने अनिर्मित पंथ ही प्यारे हैं। इन पंक्तियों के रचयिता हैं यूपी टीजीटी 2021 में प्रश्न पूछा गया। दोस्तों मेरी प्रिय पंक्तियां हैं ये, आप ध्यान दीजिए, इसलिए मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने अनिर्मित पंथ ही प्यारे हैं। क्या व्यंजना है इसकी। कवि कह रहे हैं कि जिनके कदम कमजोर होते हैं वही बने बनाए रास्तों पर चलते हैं, जिनके कदमों में ताकत होती है, संकल्प निष्ठता होती है हृदय में, वे स्वयं अपने रास्ते बनाया करते हैं। तो इसके रचयिता हैं भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चंद्रकांत देवताले या भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियां हैं ये, तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं। डीएसएसबी पीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रश्न बहुत सरल है दोस्तों, आंख बंद करके भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न मैंने यहां इसलिए शामिल किया क्योंकि ये एक तो पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है, दूसरी बात इतने सरल प्रश्न भी कभी कभी आ जाते हैं, ये भी आपको एहसास होना चाहिए। तो विकल्प है दिनकर, प्रसाद, अज्ञेय और निराला। तो जाहिर सी बात है, दिनकर है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, जयशंकर प्रसाद है छायावादी काव्य धारा के कवि, निराला भी छायावादी हैं, केवल अज्ञेय है नई कविता के प्रमुख प्रतिष्ठित कवि। तो आंसर है हमारा सी। अगला प्रश्न, किले में औरत किस कवि की कविता है। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पवन करण, रघुवीर सहाय, अरुण कमल। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रघुवीर सहाय की एक कविता है किले में औरत, तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। यूकेपीएससी लेक्चरर 2020, एनवीएस पीजीटी 2019, यूपी पीजीटी 2009, दिल्ली केवी पीजीटी 2015, यानी इतनी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकाशन, नई कविता पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को तो आप रट ही लीजिए। ऑप्शंस है 1955, 1853, 1954 या 1951। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1954 में प्रकाशित हुई थी नई कविता पत्रिका, और संपादक कौन थे। संपादक थे लक्ष्मीकांत जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। आंसर होगा हमारा सी। नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं। यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं नामवर सिंह, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नई कविता के नए प्रतिमान पुस्तक की रचना की है डॉक्टर नामवर सिंह ने। आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं जीवन के प्रति आस्था, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण, व्यक्ति चित्रण, वर्गीय चेतना के दायरे में। तो दोस्तों जीवन के प्रति आस्था नई कविता की विशेषता है, हम पढ़ चुके हैं। अनुभूति की सच्चाई यानी ईमानदार अभिव्यक्ति नई कविता की विशेषता है,
और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण यानी तर्क की कसौटी पर कसकर जीवन के परिवेश के यथार्थ को अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति भी नई कविता में है। जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण भी नई कविता में है, क्योंकि बार बार अपने आप को अपनी बौद्धिक चेतना की कसौटी पर कसते हैं जीवन मूल्यों को नए कवि। ये कसौटी पर कसने की जो परंपरा है वो प्रयोगवाद में भी दिखाई देती है और नई कविता में भी उभर कर सामने बहुत संतुलित रूप में आती है। तो ये तीनों विशेषताएं नई कविता की हैं, लेकिन व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में नई कविता की विशेषता नहीं है। व्यक्ति चित्रण तो है, लेकिन वर्गीय चेतना के दायरे में व्यक्ति चित्रण नई कविता में नहीं है, क्योंकि नई कविता किसी भी तरह के दायरे में बंधी हुई कविता है ही नहीं। तो वो एक उन्मुक्त अभिव्यक्ति की कविता है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। डीएसएसबी पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता, जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टि, जीवन के प्रति आस्था, जीवन को संपूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा। तो देखिए दोस्तों, क्षणवाद जो है वो नई कविता की विशेषता है, लेकिन क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता नई कविता की विशेषता नहीं है, बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण है। प्रत्येक क्षण को जीने के लिए हामी भरते हैं नए कवि, यानी समर्थक हैं। प्रत्येक क्षण को आनंद पूर्वक पूर्ण रूप से भोगने की ओर प्रवृत्त हैं नए कवि। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जीवन मूल्यों को स्वीकार करते हैं, बस फर्क इतना है कि जीवन मूल्यों को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते, बल्कि तर्क की बुद्धि की कसौटी पे कस के स्वीकार करते हैं। जीवन के प्रति आस्था तो है ही, जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर उसे भोगने की लालसा भी इन कवियों में है। तो आंसर होगा हमारा ए, क्योंकि क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता नई कविता की विशेषता नहीं है। आगे चलिए, लघु मानव की अवधारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। नई कविता, दलित विमर्श, प्रतिवाद या छायावाद? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लघु मानव की अवधारणा नई कविता के माध्यम से ही अभिव्यक्त की गई है। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, संस्थापक संपादक कौन है? डीएसएसबी पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, श्रीकांत वर्मा और अज्ञेय? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मिलकर के इसका संपादन और संस्थापन किया था। 1954 में इसका है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें, नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2014 में प्रश्न पूछा गया। विकल्प है, नई कविता विवेक और विवेचन सम्मत आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है। बी, यह वर्जनाओं और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ की पक्षधर है। सी, यह कविता यथार्थ और जीवन को एक साथ वहन करते हुए मुक्त दायित्व के प्रति आग्रहशील है। डी, यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। तो देखिए, पहले ऑप्शन पर देखते हैं। नई कविता विवेक और विवेचन सम्मत आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है। बिल्कुल सही है। विवेकशीलता का मतलब है बौद्धिकता की कसौटी पे कस के किसी भी स्थिति को स्वीकार करना। तो यह कथन बिल्कुल सही है। हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। यह वर्जनाओं और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ की पक्षधर है, क्योंकि उन्मुक्तता नई कविता की एक प्रमुख विशेषता है, यानी यह भी सही है। यह कविता यथार्थ और जीवन को एक साथ वहन करते हुए मुक्त क्षणों के दायित्व के प्रति आग्रहशील है। यह कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जीवन को भी लेकर साथ चलती है, जीवन के प्रति आस्था है, यथार्थ को भी साथ में लेकर चलती है और उसके साथ साथ क्षण बोध को भी साथ लेकर चलती है। तीनों विशेषताएं नई कविता में है। तो यह कथन भी सही है, लेकिन डी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में नई कविता विराट मानव के महत्व को स्थापित नहीं करती, ये करती है लघु मानव के महत्व को। इसलिए ये कथन असंगत है। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एनवीएस टीजीटी 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। ए, रामदास की हत्या, रचनाकार है रघुवीर सहाय। कुआनो नदी, रचनाकार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सतपुड़ा के जंगल, रचनाकार है भवानी प्रसाद मिश्र। संसद से सड़क तक, रचनाकार है नागार्जुन। तो दोस्तों, रामदास की हत्या
के रचनाकार रघुवीर सहाय हैं, बिल्कुल सही। कुआनो नदी भी कृति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। सतपुड़ा के घने जंगल की बात अभी हम कर ही चुके हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। संसद से सड़क तक नागार्जुन की कृति नहीं है, बल्कि धूमिल की कृति है। सुदामा पांडे धूमिल की रचना है ये, तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है? हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, मलयज या शमशेर बहादुर सिंह। तो ये तो कई बार आ गया प्रश्न, बार बार पूछा जा रहा है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अज्ञे के द्वारा दिया गया नाम है नई कविता। आपको याद होगा 1952 में पटना से प्रसारित एक रेडियो वार्ता में सबसे पहले अज्ञे ने नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। किस संदर्भ में? 1950 के बाद की कविता के संदर्भ में। 1953 में नए पत्ते में इस बात की पुष्टि की गई और नई कविता जब 1954 में प्रकाशित हुई पत्रिका, तब ये पूर्ण रूप में नई कविता अपने निखर करके सामने आई। तो इन सारे बिंदुओं को आपको कंठस्थ कर लेना है। आंसर है ए। अगला प्रश्न, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। जीआईसी पीजीटी 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बौद्धिकता भी है, यथार्थवाद भी है, कुंठा, निराशा और संदेह भी कहीं कहीं है। तो तीनों रचना विशेषताएं नई कविता में मिलती हैं। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रश्न है कि नई कविता की कौन सी विशेषता नहीं है? ए क्षणवादिता, बी बौद्धिकता, सी अतिशय वैयक्तिकता या मार्क्सवादी दर्शन। तो दोस्तों क्षणवाद है, क्षणबोध है, बौद्धिकता है, वैयक्तिकता है, मार्क्सवादी दर्शन तो प्रगतिवाद की विशेषता है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? झारखंड टीजीटी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प सरसता, उन्मुक्तता, चपलता और दृढ़ता। दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान देंगे, कहने को तो ये बहुत सरल है, लेकिन इस प्रश्न में पूछा क्या गया है? इस प्रश्न में पूछा गया है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति, सबसे प्रमुख इनमें से कौन सी है वो हमें बतानी है। थोड़ी बहुत सरसता हर कविता में होती है, चपलता हर कविता में होती है, दृढ़ता जीवन के प्रति आस्था की जब बात करता है कवि तो कहीं ना कहीं दृढ़ता भी होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है उन्मुक्तता, क्योंकि प्रत्येक विचार में उन्मुक्त अभिव्यक्ति है नई कविता में। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? झारखंड टीजीटी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। अंग्रेजी, आधुनिक हिंदी भाषा, लोक भाषा, विदेशी भाषा। यूं देखा जाए दोस्तों तो अंग्रेजी के शब्द भी मिलते हैं नई कविता में, लोक भाषा के शब्द भी मिलते हैं और अन्य विदेशी भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं। लेकिन बी विकल्प इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है, क्योंकि आधुनिक हिंदी का जो रूप है उसमें ये सारे शब्द समाहित हैं पहले से ही। तो सबसे सटीक जो विकल्प है वो है बी। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? झारखंड पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। ए अनुभूति की प्रामाणिकता, नया भावबोध, नया शिल्प, छंदों का बंधन, क्षणवाद में विश्वास। तो अनुभूति की प्रामाणिकता यानी ईमानदार अनुभूति की अभिव्यक्ति, ईमानदार अभिव्यक्ति, ये बिल्कुल है नई कविता में। नया भावबोध, नया शिल्प तो उसकी पहचान है। छंदों का बंधन नहीं है, क्योंकि मुक्त छंद में लिखी गई कविता है नई कविता। क्षणवाद में विश्वास है ही। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि छंदों का बंधन नई कविता की विशेषता नहीं है। आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है? केवीएस पीजीटी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। ए संशय की एक रात, बी रश्मिरथी, सी विष्णुप्रिया या डी कनुप्रिया। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। संशय की एक रात जो कृति है नरेश मेहता की, उसमें राम के संशय की अभिव्यक्ति की गई है, उनकी मनस्थिति की अभिव्यक्ति की गई है। तो उस काव्य नायक संशय की एक रात के राम है। रश्मिरथी का काव्य नायक है कर्ण। विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु
की दूसरी पत्नी थी विष्णुप्रिया, उन पर आधारित है। और कनुप्रिया है राधा जी। तो काव्य नायक नायक प्रधान दो काव्य हैं, दो नायिका प्रधान काव्य हैं। तो उस स्थिति में ऑप्शन हमारा है ए, आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? केवीएस पीजीटी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार और उसे भोगने की लालसा है। बिल्कुल है। नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए भी परंपरा से विच्छिन्न करके नहीं देख सकते, क्योंकि परंपराओं को तोड़ती नहीं है नई कविता, बल्कि उन्हें बुद्धि की कसौटी पर कसकर स्वीकार करती है नई कविता। तो इसलिए परंपराओं से अलग करके नई कविता को देखा ही नहीं जा सकता। तो ये कथन बिल्कुल सही है। नई कविता में नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प का अन्वेषण है। नया भावबोध, नया शिल्प, नए जीवन मूल्य, बिल्कुल सही है। नई कविता में वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित है। यानी पहली बात, वादों के दायरे में बंधी हुई नहीं है नई कविता। दूसरी बात, सीमित कथ्य नहीं है नई कविता का, व्यापक फलक है, जीवन के पूर्ण जीवन की समग्र अभिव्यक्ति है नई कविता। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह विशेषता नई कविता की नहीं है। यह कथन नई कविता के विषय में सही नहीं है। तो आंसर होगा डी। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि नई कविता पर इन प्रश्नों को हल करने के बाद आपकी पकड़ और मजबूत हो गई होगी। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। और हाँ, चलते चलते एक बात और बता दूं कि आप बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं साहित्य समाधान के व्हाट्सएप पर, लेकिन दोस्तों, जो बच्चे उस व्हाट्सएप को देखा करते हैं, उनका 7 जनवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का फर्स्ट पेपर है, तो वो थोड़े बिजी हैं। तो आप थोड़ा धैर्य रखें, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, सारे प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे, लेकिन 7 तारीख तक आप थोड़ा धैर्य रखिए, उनकी परेशानी को समझिए। वे अभी अध्ययन में लगे हुए हैं, इसलिए आपको जवाब नहीं मिल रहे होंगे। तो बिल्कुल भी बेचैन न हो, 8 तारीख से बिल्कुल उसी गति से जवाब आपको मिलने लगेंगे। चलिए, अगले सत्र का इंतजार कीजिए।